नमस्कार मित्रों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर विजय कुमार कुलकर्णी आज 2.5 बीघा जमीन इस कहानी पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूं। कहानीकार का नाम है मृदुला सिन्हा, जिन्हें हम राजनीति के माध्यम से जानते हैं क्योंकि 2014 में इन्हें गोवा की राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। एक राजनीति के स्तर पर तो हम इन्हें जानते ही हैं, मगर इन्होंने राजनीति के साथ साथ साहित्य की आराधना भी की और साहित्य की आराधना करते हुए हिंदी साहित्य को प्रगल्भ बनाने का भी प्रयास किया। उनकी जो कहानी है 2.5 बीघा जमीन, इस कहानी में वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण तथा नगरीय जो स्थिति है उस पर प्रकाश डाला गया है। हम देखते हैं आज वर्तमान में युवा पीढ़ी शहर की ओर दौड़ रही है। वहां पर जाकर बड़े बड़े कारखानों, कंपनियों में बड़ी पैकेज की नौकरियां ढूंढ रही है और इसके चलते गांव में जो जमीन होती है, जो भूमि होती है, उस भूमि की उनको चिंता नहीं है या उसे वह कनिष्ठ समझते हैं, निम्न समझते हैं और इसी कारण से लोग जमीन का उतना महत्व नहीं समझकर गांव छोड़कर शहर की ओर भाग रहे हैं। और उसका और भी कारण हो सकता है, जैसे ज्यादा बारिश होना, कम बारिश होना, सूखा पड़ना, मजदूर नहीं मिलना, यह बहुत से कारण हैं जिसके चलते आज का युवा वर्ग गांव छोड़कर शहर की ओर बड़ी पैकेज की नौकरी करने के लिए अलग अलग कंपनियों में चले जाते हैं। लेकिन कहानीकार ने इस कहानी में उस जमीन का महत्व तथा विपदा में वह जमीन किस तरह से सहायता करती है, क्योंकि भूमि को मां का भी दर्जा दिया जाता है और मां कभी विपदा में अपने संतान को अकेला नहीं छोड़ती। और इसी तरह से इस कहानी में सुभद्रा नाम की जो पात्र है वह जमीन को पहले महत्व नहीं देती, लेकिन उसका बेटा मनीष जब शहर में चले जाकर कंपनी में बड़ी पैकेज की नौकरी कर रहा है, लेकिन मंदी के कारण नौकरी चली जाती है और तब इन्हें एकमात्र जीवन का सहारा वह जमीन ही होती है। और इस तरह से कहानी के माध्यम से वर्तमान समय में जो जमीन का महत्व है तथा गांव में रहकर ही उपजीविका का जो साधन है उसे ढूंढने का संदेश इस कहानी के माध्यम से दिया गया है। हम कहानी की विषय वस्तु के माध्यम से देखते हैं क्या ऐसी कौन सी स्थिति आ गई जिसके कारण जमीन ही एकमात्र सहारा उस परिवार की बन गई है। परिवार ही नहीं तो परिवार सिर्फ एक प्रतिनिधित्व करता है ऐसे लोगों का जो गांव छोड़कर शहर की ओर, नगर की ओर जाते हैं। तो कहानी के आरंभ में हम देखते हैं, कहानी के आरंभ में राम बाबू अपनी बेटी का विवाह करने के लिए वह वर ढूंढ रहे हैं और उसी सिलसिले में वह रामचरण सिंह इनके घर चले जाते हैं, क्योंकि रामचरण सिंह का लड़का किशोर विवाह योग्य है और इसी के चलते वह हमारे यहां पर जिस तरह से रिवाज होता है, जब लड़की की शादी करनी होती है तो लड़के के घर में जाकर उसकी जमीन जायदाद देखी जाती है और उस तरह से राम बाबू भी रामचरण सिंह के यहां चले गए।
वो मेड़ पर खड़े होकर, खेती में खड़े होकर चारों ओर देख रहे हैं। खेती वैसे 7.5 एकड़ थी, लेकिन रामचरण सिंह को 3 लड़के थे। अब जिसके साथ राम बाबू के लड़के की शादी होनी है, उसे 2.5 बीघा जमीन आ जाती थी उसके हिस्से को। और इसी के चलते उनके मन में तरह तरह के सवाल हैं, क्या किया जाए। वैसे किशोर को रेलवे में नौकरी भी थी, और इसी कारण से राम बाबू को लगा क्यों ना, लड़का दिखने में सुंदर है, बातचीत ठीक तरह से करता है, रहन सहन भी ठीक ठाक है, और इसी कारण से उन्होंने तय किया था कि मेरे लड़की की शादी किशोर के साथ कर दूंगा। और जैसे इस सोच में पड़े थे, तब वहां पर चूड़ामणि, जो राम बाबू का परिचित है, वह राम बाबू को कहता है कि लड़के को ज्यादा जमीन नहीं है, सिर्फ 2.5 बीघा जमीन है, क्या खाएगा क्या खिलाएगा, लड़की को जानबूझकर आप मुसीबत में ढकेल रहे हैं। लेकिन राम बाबू कहता है उस लड़के की अगर उपजीविका सिर्फ जमीन के सहारे होती तो मैं सोच लेता, लेकिन लड़के को अच्छी नौकरी है, रेलवे में बहुत सारी सुविधा है, और इसलिए किसी बात की चिंता नहीं है। और इस तरह से विचार करते करते राम बाबू वहां पर निकले हैं, लेकिन उनके मन में डर है कि चूड़ामणि कहीं गांव में इन बातों की चर्चा न करे, क्योंकि गांव में ऐसा वातावरण होता है, ऐसी स्थिति होती है, लोग एक दूसरे के घर की बातें बड़े चाव से इसकी उधर उसकी इधर करते हैं, ये आदतें होती है। और उसी तरह से इस चूड़ामणि के माध्यम से गांव में बात फैल न जाए, इस विचार से इनके मन में चिंता थी। लेकिन फिर भी उन्होंने तय किया कि नहीं, मैं मेरी लड़की की शादी उसी लड़के के साथ करूंगा। अब जब राम हुलास, यह राम बाबू का भाई था, उसके लड़की की जब शादी थी, तब राम बाबू ने राम हुलास को कहा था कि जिस घर में तुम तुम्हारी बेटी की शादी कर रहे हो, उस घर में जमीन नहीं है, और ऐसे घर में मैं शादी होने नहीं दूंगा। खुद उन्होंने मना किया था। लेकिन अब इनके बेटी की शादी का समय आ गया है, उन्होंने सोचा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी की शादी वहीं पर करूंगा। लड़का इन्हें अच्छा लगा था। अब किसी तरह से वहां पर बारात आ गई, विवाह हो गया, और विवाह हो जाने के बाद राम बाबू अपने रिश्तेदार से पूछते हैं लड़का कैसा लगा। तब सारे कहते लड़का तो अच्छा है, लेकिन उसकी जमीन कम है, उसे जमीन कम है। और अब राम बाबू को समझ में आ गया है कि यह चूड़ामणि ने सब तरह बातें फैला दी है। और अब विवाह के बाद राम बाबू का दामाद किशोर और बेटी सुभद्रा वह कहीं और रहने लगे। थोड़े दिनों के बाद सुभद्रा और किशोर को संतानों की प्राप्ति हो गई, 2 नाती हो गए। राम बाबू को बड़ी खुशी हो गई। राम बाबू अक्सर जाया आया करते थे अपने नातियों के साथ खेलने के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता कभी कभार ये किशोर ही अपने गांव की जमीन के बारे में बातचीत करता था पत्नी को। वो कहता गांव में अगर नौकरी होती शिक्षक की तो कितना अच्छा होता, वहीं पर नौकरी कर लेते, वहीं पर खेती देख भी लेते। लेकिन सुभद्रा कहती है कि खेती में उतनी फसल कहाँ आती है, तुम्हारे जो भाई है उन भाइयों का परिवार उसी खेती पर चलता है, खेती में हमेशा बाढ़ आती रहती है, और उस परिवार की स्थिति हम देखते हैं। आगे चलकर जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब वही लोग तुमसे ही पैसे मांगेंगे, और इस तरह से खेती को ज्यादा महत्व सुभद्रा नहीं देती है। किशोर ज्यादा व्यवहारिक बातें उसके साथ नहीं करता। लेकिन एक दिन यह सुभद्रा अपने ससुराल चली जाती है। पड़ोस में एक सास है, एक स्त्री है, वह सुभद्रा को बात करने के लिए आ गई है,
और आकर उसने सुभद्रा के कान भर दिए और उसने कहा कि तुम्हारे जो देवर है वह खेती बेच रहे हैं, उसका जो पैसा आ जाता है खुद खा रहे, तुम्हें कुछ नहीं दे रहे तुम्हें, और खेती कहीं ना कहीं काम आ जाती है, एकमात्र जीवन का सहारा होती है। और इस तरह की बातें उस सास ने सुभद्रा को कह दी। और ये समाज का दस्तूर है, हम पुराणों में भी देख लेते हैं कि एक दूसरे के कान भरने की पद्धति ढंग, जैसे कैकेयी या शूर्पणखा, इन्होंने भी कान ही भरे थे, वो अलग बात है। लेकिन हम देखते हैं वो सास आकर सुभद्रा को खेती के बारे में उसके कान भर के चली गई। अब उसके बाद यह अपने पति को कहती है कि क्यों ना यहां से हम तबादला करके ले, खेती भी देखनी होगी और नौकरी भी चलेगी। और इसी कारण से पड़ोस के गांव में वह इन्होंने तबादला करने की सोची। अब इसके मन में दूसरी बात थी सुभद्रा के कि पिता ने मुझे 2.5 एकड़ जमीन इसके बारे में बात नहीं की थी, इसलिए मैं पिता को अब जाकर बात करूंगी। अब ये सोचते हुए वह बैठी थी, लेकिन अकस्मात वहां से पिता के घर से पत्र आ जाता है, इसे बुलाया जाता है, पिताजी बीमार है, शैया पर वहां पर दिखाई देते हैं, बीमार अवस्था में मृत्यु शैया पर है। और उस अवस्था में पिता को बात करना ठीक नहीं लगता सुभद्रा को, वो चुपचाप बैठ जाती है। लेकिन पिता ही कहते हैं, बेटी मैं तुम्हें पहले बताने वाला था, 2.5 एकड़ जमीन के घर में मुझे तुम्हारी शादी नहीं करनी थी। और इस तरह से जैसे ही कहते हैं तब सुभद्रा कहती है, पिताजी वैसी बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूं, मेरे साथ साथ जिन जिन लड़कियों की शादी हो गई थी उससे बेहतर मेरा जीवन चल रहा है। और ये सुनकर राम बाबू खुश हो गए और उन्होंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोली नहीं, वह चल बसे। और उसी के कुछ दिनों के बाद किशोर भी संसार छोड़कर चला गया, किशोर की भी मृत्यु हो गई। अब सुभद्रा वहां पर अपने बच्चों को उसने पढ़ाया था, बड़ा बेटा पिता के स्थान पर अनुकंपा में रेल में भर्ती हो गया और उसके कारण गृह गृहस्थी, घर का खर्चा चल रहा था। छोटा बच्चा मनीष जो कंप्यूटर इंजीनियर है, उसने बड़ा सा मकान लिया, वहां पर खरीद ली, गाड़ी है, सब उपकरण है, और उसने शहर में कर्ज लेकर ये सारी बातें खरीद ली थी। और उस स्थिति में अब बड़े बेटे की शादी करनी है और इसलिए सुभद्रा के रिश्तेदार आ जाते हैं। और सुभद्रा के यहाँ रिश्तेदार आ जाने के बाद सुभद्रा हर बार आने वाले रिश्तेदार को कहती है कि हमारी गांव में जो जमीन भी है, खेती भी है, तब ये शहरी मानसिकता वाले लोग वह कहते हैं खेती लेकर क्या करना है, बच्चों को अच्छी नौकरी है, वही हमारे लिए बस है। लेकिन और वो कहते हैं शहर के लोग कि खेती का तुम्हारे पति को तो क्या लाभ हुआ, और इसलिए हमारे लिए खेती महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए लड़के को अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह है, वो शहर में रहता है, यही हमारे लिए ठीक है। और इस तरह से शादी तय हो जाती है। लेकिन जो रिश्तेदार आए थे वो कहते हैं सुभद्रा को, गांव की तरफ की आप खेती अच्छी हो गई है, बाढ़ नहीं आती और उस खेती से वहां पर पैसे भी ज्यादा मिल रहे हैं, और इस तरह से तुम एक बार आकर जाओ। वो हाँ हमें तो भर देती है, लेकिन उसे जाना नहीं होता। अब बड़े बेटी की तो विवाह हो चुका, अब बात रही मनीष की। वैसे एक अलीगढ़ में और एक गुड़गांव में रहता था। मनीष गुड़गांव में रहता था, बड़ा फ्लैट लिया था, और उसकी भी सगाई 7 लाख पैकेज वाले एक लड़की के साथ तय हो गई थी। और वह सुबह 7 बजे चला जाता, 8-9 बजे वापस आ जाता। माँ उसे कहती, मनीष क्या सारी कंपनी का काम तू ही करता है? वह मुस्कुराते हुए उसे टाल देता है, और ऐसा करेगा तो कौन सी लड़की तुमसे शादी करेगी, इस तरह से माँ कहती है मनीष को। लेकिन मनीष उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता, और एकाएक मंदी का दौर आ जाता है। मंदी का दौर, जिस तरह से कोरोना के कारण आज देश की स्थिति हो गई है, बहुत सी कंपनियां बंद पड़ी है, बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं, और वही स्थिति तब आई थी। और उसमें
उस मंदी के कारण जिनका ज्यादा पैकेज है उनकी नौकरी चली गई और उसमें मनीष की भी नौकरी चली गई। और ऊपर से जिस लड़की के साथ शादी तय हो गई थी उसके घर से उसके पिता ने फोन किया कि हम सगाई तोड़ रहे हैं। मनीष आश्चर्यचकित रह गया। अब स्थिति यह हो गई, इसने तो कर्ज लेकर इतना बड़ा घर लिया था, गाड़ी बंगला सब कुछ इसने खरीदा था, लेकिन अब तो नौकरी चली गई। मनीष को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ इसकी हालत देख लेती है। माँ कहती है बेटा कि गांव की तरफ एक मेरे नाम पर एक मकान भी है और थोड़ी सी वह जमीन भी है। बड़े बेटे को तो अनुकंपा पर नौकरी लग गई है और वह देखेगा, तुम गांव की खेती देख लो। मनीष तो कहता है ठीक है सोचेंगे, और वह रात में सुकून से सो जाते हैं। लेकिन सुबह सुबह मनीष को आदत थी समाचार पत्र पढ़ने की। समाचार पत्र लेकर बैठा है तो उस समाचार पत्र में खबर आ गई है कि मनीष के साथ काम करने वाला एक शादीशुदा नवयुवक जिसने आत्महत्या कर ली है। ये पढ़कर मनीष एकाएक मां के गले आकर लग जाता है और वो कहता है मां अभी घर चलो, और वह गांव की तरफ आ जाता है। और तब इसका एकमात्र सहारा बनती है वही 2.5 बीघा जमीन। तिनके का सहारा क्यों ना हो, लेकिन वह जमीन ही इनके जीवन का उस कठिन स्थिति में, उस विपदा में, उस समस्या में एकमात्र सहारा बनी। और इस तरह से जमीन का क्षेत्र चाहे कितना भी हो, लेकिन वह व्यक्ति को सहारा देती है। और इस कहानी के माध्यम से कहानीकार जमीन का महत्व जो विपदा में काम आ जाती है तथा हर समस्या में वहां पर एकमात्र सहारा बनती है जमीन, उसका महत्व बताया है। और यह भी संदेश दिया है कि इस औद्योगिकरण तथा शहरीकरण के माध्यम से जो लोग शहर में जाकर बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करना चाहते हैं उनकी नौकरियां तो कब भी जा सकती है, कब भी बेसहारा हो सकते हैं। तब जीवन में कुछ और सहारा नहीं बचता, तब आत्महत्या जैसी स्थिति आ जाती है। और इसी कारण से जो हमारी पुश्तैनी जमीन है उसका महत्व मनुष्य के जीवन में बहुत ज्यादा है। और इसलिए कहानीकार कहती है कि उस जमीन का महत्व समझकर वहां पर उसकी सेवा करते करते वहां पर अपना जो जीवन है, जीवन जीना चाहिए। और यहीं पर रहकर अपनी रोजमर्रा के जीवन जीने के जो साधन है उसे ढूंढना चाहिए। इस तरह से इस कहानी में जमीन का महत्व बताया गया है। जय जवान जय किसान।